अमित शाह जी, त्रिपुरा से राहुल गांधी को चैलेंज करने का क्या लॉजिक है? अगर इसके पीछे की दूर की राजनीति अगर आप समझ गए तो मुबारकबाद, अगर नहीं समझे तो लास्ट तक बिल्कुल समझ जाएंगे। और समझ अगर आपने लिया है तो कंफर्मेशन के लिए वीडियो पूरा देख लीजिए, मैं समझाता हूं। अमित शाह त्रिपुरा गए हैं तो उन्होंने वहां से ऐलान कर दिया कि वो 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना करके तैयार करेंगे। और उन्होंने ये तारीख किसको बताई है? राहुल गांधी को बताई है। क्यों बताई है? ये राहुल गांधी को उन्होंने ये कहा कि नोट कर लो राहुल भाई, मंदिर बनेगा और वहीं बनेगा। त्रिपुरा के लोगों को भी ये कहा कि वह अपनी टिकट बुक कराएं अयोध्या की यात्रा करने के लिए। समझ रहे हो? इसके बाद उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने त्रिपुर सिंदूरी का भी एक भव्य मंदिर बनाने की बात कह दी। मतलब साफ है कि भाजपा त्रिपुरा में 5 साल राज चलाने और 2 मुख्यमंत्रियों को आजमाने के बाद अयोध्या के राम मंदिर और त्रिपुरी सुंदरी के मंदिर के मुद्दे को लेकर के साथ चलना चाहती है। उसके सहारे ही चुनाव लड़ने वाली है। 2 मुद्दे क्लियर हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? विप्लव देव नाम याद है आपको? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि त्रिपुरा में भाजपा की स्थिति काफी अच्छी नहीं है। विप्लव देव को हटा करके हर हाल तक कांग्रेस के जो नेता रहे हैं मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाने का भी दाव उनके काम नहीं आया है। तो यह बात दूर तक जा चुकी है कि भाजपा की स्थिति मजबूत नहीं है। और अगर विपक्ष यूनाइट त्रिपुरा में हो जाता है तो भाजपा टाटा बाय बाय हो जाएगी। अब तक त्रिपुरा में भाजपा के 5 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। भाजपा की एक सहयोगी पार्टी है इंडिजिनस त्रिपुरा पीपल्स पार्टी, उसके भी जो 3 विधायक हैं वो भी पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। मतलब यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के 8 विधायकों ने पार्टी को छोड़ दिया है। कई विधायक कांग्रेस में लौट रहे हैं तो कुछ तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। ये सुदीप राय बर्मन के कांग्रेस के साथ जुड़ने के जो कांग्रेस की ताकत है ना, वो बढ़ गई है। देखिए, ये सारी बातें एनालिसिस करने के बाद समझ में आ रही बीजेपी वालों को। इसी बीच प्रद्योत देव वर्मा की त्रिपुरा पार्टी के गठन के स्थानीय लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिल चुका है। पता कहां ये जा रहा है कि पिछली बार 42% वोट और 18 सीट जीतने वाली सीपीएम और कांग्रेस के साथ साथ अगर त्रिपुरा का तालमेल अगर हो सकता है ना, तो इससे भाजपा की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी और बीजेपी और ये विपक्ष है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इन पार्टियों के बीच तालमेल की बातचीत चल रही है, लगातार चल रही है। अगर ये पार्टियां एक साथ अगर आ जाएंगी तो भाजपा को पता है कि उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत है, वो खड़ी हो जाएगी, इनसे सिमटने वाली नहीं है। कांग्रेस को पिछली बार 2% ही वोट मिले थे, लेकिन त्रिपुरा और लेफ्ट के साथ मिलने से ना गठबंधन की जो ताकत है वो बढ़ सकती है। तभी अमित शाह को ना अपना वो पुराना फंडा याद आ रहा है। अमित शाह और भाजपा व संघ के नेता वहां इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ले दे के जड़ें जमाई थी कि दोबारा से उखड़ ना फेंके। तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी को बता रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरी बात 2024 की तैयारी भी इसी में छुपा हुआ है। 2024 में चुनावी मुद्दा होगा राम मंदिर, ये सवाल आपके मन में आएगा। 2019 के आम चुनाव से पहले ही बीजेपी ने भी विश्व हिंदू परिषद और संघ के बाद घोषणा कर दी थी कि चुनावों में जो राम मंदिर का जो मुद्दा है ना, उसको नहीं बनाया जाएगा। और हुआ भी यही था। और ये जो प्रयोग था ना, सफल भी हुआ था। बीजेपी 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें सत्ता में लेकर के आती है, वापसी करती है और वो उसमें सफल हो जाती है बिना राम मंदिर का नाम लिए। लेकिन जैसे ही उसने आम चुनाव थे ना, आम चुनाव के बाद झारखंड में चुनाव हो रहे थे, तो अमित शाह ने मंदिर का मुद्दा फिर उठा दिया। जैसे त्रिपुरा में उठाया है ना, इस तरह से उठा दिया। प्रोजेक्ट में लाए, फोकस में लाए। बीजेपी जीत नहीं पाई, बीजेपी हार जाती है। अमित शाह ने तब मुद्दा बनाने की कोशिश इसीलिए की थी क्योंकि तभी सुप्रीम कोर्ट ने ना अपना फैसला सुना दिया था। क्योंकि पहले तो यह था ना कि हम आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह की बात चलती थी। लेकिन तब तो फैसला आ चुका था, तब भी झारखंड में हार गए थे। त्रिपुरा में बीजेपी की रैली में अयोध्या में मंदिर के बन जाने के, तैयार हो जाने के जिक्र के साथ ही अमित शाह कह रहे थे, राहुल बाबा कान खोल करके सुन लो, सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो, क्योंकि मंदिर हम वहीं बनाएंगे, 2024 में बनाएंगे। तो क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसके लिए बीजेपी राम मंदिर को फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, नहीं कर रही है? ये सवाल आपके मन में आया होगा। या फिर ये सब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी को मिल रहे फायदों को
न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है, ये आपको समझ में आ रहा है? ये मुझे आप बताइए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत जिन राज्यों की यात्रा पर निकले हैं, अगर उन राज्यों को अगर एक एक करके अगर आप देखेंगे तो आपको और चीजें अंदर तक समझ में आएंगी। कौन कौन से राज्य हैं? त्रिपुरा के अलावा ना मणिपुर भी इसमें शामिल है, नागालैंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, आंध्र प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, इनफैक्ट हरियाणा, उसके साथ पेप्सू, पंजाब। पेप्सू मैंने नाम लिया, कुछ समझे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। 11 राज्यों में त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। समझ में आ गया होगा आपको। लिहाजा बीजेपी के लिए ना विधानसभा के साथ साथ ना आम जो चुनाव की तैयारी हो जाएगी, इस माइंडसेट के साथ ये लोग लगे हैं। हालांकि ध्यान दीजिएगा, ज्यादा जोर ना उन 160 सीटों पर होगा जिन पर बीजेपी खास तैयारी करती है, जहां पर बीजेपी को लगता है कि यहां पर अनुमान के अनुसार इनको रिजल्ट नहीं मिले थे। बीजेपी ने ना पहले देश भर में ऐसे 144 सीटों की पहचान की थी जिन पर हार का मुंह देखना पड़ा था। बाद में ऐसी सीटों की संख्या को बढ़ा करके ना 160 कर दी गई है, 144 और प्लस 20 सीटों को कुछ बढ़ा दिया गया है, तो 160 कर दिया है। अमित शाह फिलहाल पिछली हार को अगली जीत के रूप में सुनिश्चित करने निकले हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब राहुल गांधी के नाम लेकर के अमित शाह ने कहा, सुन लो मंदिर हम बनाने वाले हैं। तो अमित शाह पता क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? वो जनता को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला ना उसी कांग्रेस से होने जा रहा है जिसे बीजेपी ने 2014-2019 में बुरी तरह से हराया था। ये एक मैसेज बनाने की कोशिश होती है। दूसरा, 2024 में भी कांग्रेस का वैसा ही हाल होने वाला है, तैयार हो जाइए। एक तो ये मैसेज बनाने की कोशिश है। सेकंड, ये समझाने के पीछे अमित शाह की एक रणनीति भी और है। वो क्या हो सकती है? देखो, ना तो अरविंद केजरीवाल और ना ही नीतीश कुमार, जो जिनके चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और 2024 की लड़ाई में कहीं भी खड़े हो पाने की स्थिति में अरविंद केजरीवाल, नीतीश तो है ही नहीं, सिर्फ राहुल गांधी है। हम इनको दोबारा हराएंगे। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की ऐसी ही रणनीति देखी गई थी, आपको याद होगा लोकसभा उसमें विधानसभा चुनाव में। तब बीजेपी नेता जितना तेज रिस्पांस प्रियंका गांधी के बयानों और एक्शनों पर देते थे, उतना तेज रिस्पांस अखिलेश यादव पर कभी भी नहीं दिया था। उनको पता था कि यूपी में अखिलेश यादव ज्यादा मजबूत हैं और अगर हमने मजबूती के साथ अगर उनको नजरअंदाज नहीं किया तो नुकसान होगा। ये सब राजनीति में जनता को गफलत में डालने की तरकीब होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सफल हुए नहीं हुए फिर ये लोग। जो वास्तव में चैलेंजर हो उसे इग्नोर कर दो, जो मुकाबले में बहुत पीछे हो उसको अहमियत दे दो। ये दो धारी तलवार है, वैसे भी इस बात का ध्यान रखिएगा। जब फैसले की घड़ी आएगी ना, तो ये नुस्खा जो है, जो नुस्खा है, ये काम भी कर जाता है। लेकिन देखा तो यही गया है ना कि यूपी में बीजेपी की लड़ाई तो समाजवादी पार्टी से रही है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में अगर आप देखेंगे ना, महज 2 ही सीट आई थी, महज 2 ही सीटें। फिर भी देखो तवज्जो किसकी दी थी। ऐसा लगता है कि अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लेकर के किसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है? अरविंद केजरीवाल। यह बताने की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल जो उनका औहदा है वो कमतर है। वैसे भी गुजरात चुनाव के दौरान भी बीजेपी की बैठकों में अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो हवा और जो बात चल रही थी, अमित शाह को जो फिक्र हो रही थी, बता रहे थे कि अमित शाह को फिक्र महसूस की गई थी, उसको तो न्यूट्रलाइज कर ही दिया गुजरात के चुनाव में। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल और नीतीश का जो कद है तो कम कैसे किया जाए, वो एक तरीका ये भी है। अपनी रणनीति को कारगर तरीके से लागू करके अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को बीजेपी से काफी दूर रोक दिया था। इस बात का ध्यान आपको पता है, अभी कुछ महीनों की बात पहले की बात है। लेकिन राहुल गांधी के लिए तो अमित शाह का जो बयान है ना, आज के डेट में अगर मुझसे आप पूछोगे, 8 तारीख है, 8 जन है और संडे है, ये फायदेमंद का ही मैं लगता है कि फायदेमंद का ही सौदा लगता है। कांग्रेस अपने समर्थकों को समझा सकती है कि अगले चुनाव में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंजर हैं और वही इनको चैलेंज कर सकते हैं। और ऐसा करके वो अपने कार्यकर्ताओं में बड़े आराम से जोश भी भर सकते हैं, यकीन भी दिला सकते हैं और कह सकते हैं निकलिए घर से बाहर और लग जाइए कैंपेन पे। अगर अमित शाह के इस बयान का कांग्रेस ने थोड़ा सा भी फायदा उठा लिया तो विपक्षी खेमे पर ना दबाव बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। जैसा भी हमने देखा ना कि किस तरह से अखिलेश यादव पर दबाव बना करके कांग्रेस ने
मतलब राहुल गांधी कामयाब हुए हैं कुछ इसी तरह से। जब आपका अपर हैंड होता है ना, तो आप सीट में नेगोशिएशन जो करने की कोशिश जब कराई जाती है तो आप नहीं करते। धीरे 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 ऐसे ही दूसरे क्षेत्रीय नेताओं को भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर सकते हैं। नीतीश कुमार पर तो पहले से ही असर होने लगा है क्योंकि उन्होंने साथ दे दिया था। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दो धारी तलवार है, ये राजनीति थी और यही एक तरीका होता है एक राजनेता को चैलेंजर को इग्नोर करना और नए चैलेंजर को उभारना। ये कांग्रेस के लिए फायदा भी है, नुकसान भी है, ये दोनों बात मैंने आपको बता दी। अगर आप यही सोच रहे थे अमित शाह का त्रिपुरा में बयान, मंदिर की बात और 2024 का इलेक्शन और साथ में कांग्रेस को फाइट में लाकर उसको दोबारा हराना, इस तरह की राजनीति पे अमित शाह काम कर रहे हैं, तो अगर आपने इतना सोचा तो मुझे बताइएगा जरूर। और साथ ही मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा जहां मैंने बताया कि कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहीं देश में इमरजेंसी न लगवा दे, अगर वो वाला कंसेप्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।